नमस्कार साथियों और प्यारे बच्चों, स्वागत है आपका मेरे चैनल में। तो दोस्तों, हमने कक्षा 8 के गणित के प्रश्नावली 12.1 से पहले की जितने भी प्रश्नावली थी उन सबको कर लिया है कंप्लीट। वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखा है और वीडियो हमने प्लेलिस्ट में भी अपलोड कर दी है, तो आप प्लेलिस्ट में जाइए, वहां से जाकर के सभी वीडियो को देखिए। आज हम शुरू करने वाले हैं प्रश्नावली 12.1, जो कि हमारा अध्याय का नाम है गुणनखंडन। तो पहला प्रश्न हम शुरू करते हैं नेक्स्ट पेज से। तो प्यारे साथियों, यहाँ पे प्रश्न नंबर 1 दिया गया है, दिए हुए पदों में सार्व गुणनखंड ज्ञात कीजिए। सार्व का मतलब होता है जो सभी में हो, उसी को हम सार्व कहेंगे। अब हमको क्या करना है, इनका गुणनखंड करना है। इसमें प्रश्न नंबर 1 में 8 भाग दिए गए हैं, मतलब 8 प्रश्न दिए गए हैं। फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, 7, 8 करके सभी प्रश्नों को करेंगे हम इस वीडियो में। तो सबसे पहले अब आपको ध्यान रखना है दोस्तों, जब हम इनका गुणनखंड करेंगे तो हम अभाज्य संख्याओं का इस्तेमाल करेंगे। अभाज्य संख्याओं से हम गुणनखंड करेंगे तो हमारे गुणनखंड करने में कोई दिक्कत नहीं आएगी। हमको जो है कि सार्व गुणनखंड ढूंढने में भी कोई परेशानी नहीं होगी। अब ये अभाज्य संख्याएं क्या होती हैं? जो संख्याएं किसी से नहीं कटते हैं, केवल एक और अपने आप से ही कटती हैं, उनको हम अभाज्य संख्याएं कहते हैं। अधिकतर हम संख्याओं का जो यूज करेंगे, जो अभाज्य संख्याएं हैं, वो 10 से कम ही है, जैसे 2, 3, 5, 7, और कहीं कहीं हम जो है कि 10 से बड़ी अभाज्य संख्याओं का यूज भी करेंगे। लेकिन आपका 70% काम 10 से जो छोटी अभाज्य संख्याएं हैं उनसे काम चल जाएगा, यानी कि 2, 3, 5, 7 से हमारा काम चलने वाला है। तो अब यहाँ पर हम प्रश्न शुरू करते हैं। देखो, ये पहला प्रश्न दिया गया है 12x, फिर यहाँ पर कॉमा है, ये 36। इसमें दो पद हैं, एक 12x है और एक 36 है। तो सबसे पहले हम इसी का हल करते हैं। तो हम यहाँ पर लिखेंगे इसका दोस्तों उत्तर। क्या लिखेंगे? इसका उत्तर जब हम लिखेंगे तो सबसे पहले हमको ना इनका रफ कार्य कर लेना है। रफ कार्य हम यहाँ पे करेंगे। जो ये 12x है, जैसे हम यहाँ पर मैं इसको लिख देता हूँ, यहाँ पे ये 12x है, तो इस 12x का हम गुणनखंड करेंगे दोस्तों। तो सबसे पहले हम जो ये संख्या है हमारे पास 12, इसके अभाज्य गुणनखंड कर देंगे। अभाज्य गुणनखंड का मतलब होता है जिन संख्याओं जो संख्याएं किसी से नहीं कटती हैं, केवल एक और अपने आप से कटे, तो सबसे छोटी हमारी अभाज्य संख्या है 2। तो हम इसको कर देंगे 2 छक्के की 12, फिर 2 से कट रहा है ये 2 3 या 6, और फिर ये 3 से कट जाएगा 3 एकम 3। ठीक है दोस्तों, तो 12 का जो अभाज्य संख्याएं हैं उनका गुणनखंड जो है 2, 2 और 3, यानी कि 12 के अभाज्य गुणनखंड जो संख्याएं हैं वो 2, 2 और 3 हो गया। तो इस 12x को क्या लिख सकता हूं मैं? इसको लिख सकता हूं मैं 2 गुणा गया 2 गुणा गया 3, और यहाँ पे जो ये x है तो यहाँ पे हम गुणा करके यहाँ पे इस x को भी रख देंगे। तो 12x के अभाज्य गुणनखंड हमने कर दिए। ऐसे ही हमको 36 के भी करने हैं मेरे दोस्तों। तो 36 के जो अभाज्य गुणनखंड करेंगे, हम रफ कार्य यहाँ पे कर देते हैं आप लोगों के लिए यहाँ पे। तो ये जो 36 है इसके भी हम अभाज्य गुणनखंड करेंगे। सबसे पहले 2 से देखेंगे, तो 2 से हो रहा है ये गुणा 2 एकम 2 हो गया मेरे दोस्तों, भाग देना है इसमें। अब 2 एकम 2 हो गया, यहाँ पे क्या बच गया? यहाँ पे 1 बच गया, 16 हो गया, तो 2 अट्ठे की 16 हो गया। उसके बाद फिर 2 से कट रहा है ये 2 9 18, फिर 3 से कटेगा, ये 2 से नहीं कटेगा अब 9, तो 3 तिया हो जाएगा 9, और 3 एकम 3, यानी कि हम इस 36 के जो अभाज्य गुणनखंड है हमारे पास वो क्या हो गया दोस्तों? 2 गुणा गया 2 गुणा गया 3 गुणा गया 3। ये अभाज्य गुणनखंड करना आना चाहिए आप लोगों को। तो ये क्लास 8 में पहुंच गए, तो इतनी उम्मीद हम कर सकते हैं कि इनका जो गुणनखंड करना आपको आ जाएगा। अब हमको यहाँ पर लिखना दोस्तों, दोनों पदों में सार्व गुणनखंड। क्या लिखना है? हम लिख देंगे यहाँ पे दोनों पदों में सार्व गुणनखंड। क्या लिख देंगे? सार्व गुणनखंड। समझ में आ रहा है मेरे दोस्तों? तो दोनों पदों में सार्व गुणनखंड कैसे ढूंढना है? देखो, जो दोनों में हो, यहाँ भी हो 12x के गुणनखंड में भी हो और 36 के गुणनखंड में। तो देखो यहाँ पे एक 2 है, यहाँ पे एक 2 है, तो एक तो हम 2 ले लेंगे मेरे दोस्तों, गुणेंगे या एक 2 यहाँ पे है, एक 2 यहाँ पे है, तो इसको भी ले लेंगे 2। उसके बाद यहाँ पे एक 3 यहाँ पे है और एक 3 यहाँ पे है, तो गुणा गया, हम यहाँ पे लिख देंगे 3। अब यहाँ x है, यहाँ नहीं है, तो इसको नहीं लेना है। यहाँ 3 है, यहाँ पर नहीं है, क्योंकि यहाँ पे एक ही 3 है, यहाँ पे 2 3 है, तो इसको नहीं लेना है। सार्व का मतलब जो दोनों पदों में हो। तो देखो यहाँ पे 2 2 2 2 3 3, ये x यहाँ नहीं है तो नहीं लेना, ये 3 यहाँ नहीं है तो नहीं लेना। अब ये बराबर इनकी गुणा कर देंगे, तो 2 दूनी 4 और 4 3 कितना हो जाएगा? ये 12 हो जाएगा दोस्तों, और यही है हमारा आंसर। ऐसे ही हम सेकंड क्वेश्चन को देखते हैं यहाँ पे। तो सेकंड क्वेश्चन को देख लो, यहाँ पे क्या दिया गया है?
सबसे पहले है 2y, तो 2y के जो अब हम गुणनखंड करेंगे तो दोस्तों क्या हो जाएगा, ये 2 गुणा गया y हो जाएगा, इसका तो इतना ही होगा। उसके बाद है हमें 22xy, क्या है दोस्तों 22xy। अब इस 22 का हम सारा गुणनखंड करेंगे, सॉरी इस 22 का अगर हम क्या करेंगे, अभाज्य गुणनखंड करेंगे तो 2 से कट जाएगा, 2 एकम 2, 2 एकम 2, और फिर यहाँ पे जो ये 11 है, 11 से ही कटेगा, 11 अभाज्य संख्या है तो 11 एकम 11, यानी कि इस 22 को लिख सकते हैं हम क्या, 2 गुणा गया 11 गुणा गया, यहाँ पे क्या आ जाएगा x आ जाएगा, और यहाँ पे क्या आ जाएगा, ये y आ जाएगा। इसको भी अलग अलग करके रखना हमको, यानी कि हम इस x y को ऐसा लिखेंगे, x गुणा गया y, समझ में आ गया। अब ये अखंडनीय हो गया, ये अखंडनीय नहीं है, ये हो गया अखंडनीय। अखंडनीय का मतलब जिसके हम आप खंड नहीं कर सकते हैं। फिर हम लिख देंगे सार्वगुणनखंड, अब मैंने लिखा दोनों पदों में, तो आप ये भी लिखेंगे कि सार्वगुणनखंड भी लिखेंगे तो चल जाएगा, तो हम लिखेंगे इसमें सार्वगुणनखंड। तो सार्वगुणनखंड क्या है मेरे दोस्तों, इसमें ध्यान से देखेंगे, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 2 है, तो एक 2 ले लेंगे, गुणा गया, यहाँ पे y है, यहाँ पे भी y है, तो ये y हो जाएगा, अब दोनों को हम मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा हमारे पास 2y। समझ में आ रहा है मेरे दोस्तों। और उसके बाद में जो है कि अगले क्वेश्चन को लिख देते हैं, क्योंकि बोर्ड में जगह कम है, तो हम इसी में अब मैं तीसरा और चौथा क्वेश्चन यहाँ पे नोट कर लेता हूँ। थर्ड पार्ट है में 14pq, 28p² तो इस 14 को कैसे लिख सकते हैं मेरे दोस्तों, 14pq को क्या लिख सकते हैं, 14 के अभाज्य गुणनखंड करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये 2 सतह 14, और उसके बाद ये 7 से चला जाएगा, 7 एकम 7 हो जाएगा। तो इस 14 को क्या लिख सकते हैं हम, इसको लिख सकते हैं 2 गुणा गया 7, और इस pq को कैसे लिख सकते हैं, p गुणा गया q। उसके बाद यहाँ पे इसको देख लीजिए 28p² और q², तो 28 के अभाज्य गुणनखंड करेंगे फटाफट, तो 28 के क्या हो जाएगा, 2 एकम 2, 2 चौके 8, 2 सत्ते 14, और 7 एकम 7, तो क्या हो जाएगा, ये 2 गुणा गया 2 गुणा गया 7, और ये p² का मतलब क्या है दोस्तों, यानी कि p गुणा गया p 2 बार है, ये q का स्क्वायर का मतलब है कि ये q भी 2 बार गुणा होगी, q गुणा गया q। अब हमको यहाँ पे लिखना है सार्वगुणनखंड, क्या लिखना है मेरे दोस्तों, सार्वगुणनखंड, सार्वगुणनखंड। तो सार्वगुणनखंड हो जाएगा हमारे पास, देखो यहाँ भी 2 है, यहाँ भी 2 है, तो एक 2 आ जाएगा, गुणा गया, यहाँ पे 7 है, यहाँ पे भी 7 है, तो एक 7 आ जाएगा, गुणा गया, यहाँ पे p है, यहाँ पे भी क्या हो जाएगा p गुणा गया, यहाँ पे q है, और यहाँ पे भी एक q है, तो ये q आ जाएगा। बाकी संख्याओं को छोड़ देना है, सार्व का मतलब जो दोनों में हो। अब इसको हम अगर मल्टीप्लाई कर दें, गुणा कर दें, 2 सत्ता 14, तो ये तो हो जाएगा हमारे पास 14, यहाँ पे p हो गया, और यहाँ पे क्या हो गया हमारे पास q, और यही हो जाएगा दोस्तों हमारा आंसर। इस वाले क्वेश्चन को कर देते हैं यहाँ पे, इसको जरा आपको ध्यान से समझना है दोस्तों इस प्रश्न को। तो यहाँ पे हम ये 2x है ना, इस 2x को हम कैसे लिख सकते हैं दोस्तों, इस 2 का हम अगर क्या करें, अभाज्य गुणनखंड करें तो किसे चला जाएगा, ये चला जाएगा 2 एकम 2, फिर ये 1 किसे जाएगा 1 एकम 1। तो हम जहां पे हमको समस्या आती है, क्योंकि इसमें सारा गुणनखंड नहीं मिल रहा है हमें, तो जिसमें नहीं मिलता सारा गुणनखंड वहां पर हम 1 का इस्तेमाल करेंगे, इसमें हमको 1 का इस्तेमाल करना है। क्यों करना है अभी बताऊंगा मैं आपको। यहाँ पर इस 2 को मैं ऐसा लिख सकता हूँ कि 1 गुणे गया 2 लिख सकता हूँ, 2 एकम 2 तो हो जाएगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये x हो जाएगा, तो हमने x लिख दिया। अब ये 3x² को कैसे लिख सकते हैं, यहाँ पे ध्यान से देखिएगा, 3x² को हम कैसे लिख सकते हैं, इस 3 को मैं 1 गुणा गया 3 तो लिख ही सकता हूँ मेरे दोस्तों, तो 3 एकम क्या हो जाएगा, 3 गुणा गया x² का मतलब क्या है, x गुणा गया x, x की घात 2 का मतलब x 2 बार गुणा है, ठीक है। और उसके बाद इस 4 को कैसे लिख सकता हूँ, 4 को लिख सकता हूँ 1 गुणा गया 2 गुणा गया 2, 2 एकम 2, 2 दूनी 4। समझ में आ गया मेरे दोस्तों। तो जहां पर हमको एक की जरूरत नहीं होती है वहां पर हम रखते नहीं है, लेकिन जहां पर हमको समस्या आती है तो वहां पर हम एक की सहायता लेते हैं, एक की हेल्प लेते हैं। तो अब मैं सार्वगुणनखंड लिख रहा हूँ यहाँ पे, तो इसका जो सार्वगुणनखंड आ जाएगा वो क्या आ जाएगा मेरे दोस्तों, सार्वगुणनखंड हो गया इसका मेरे दोस्तों। यहाँ पर देखो, यहाँ भी 1 है, यहाँ भी 1 है, यहाँ भी 1 है, तो यहाँ पे 1 आ जाएगा। अब यहाँ पे 2 है तो यहाँ 2 है, तो यहाँ नहीं है, तो 2 नहीं होगा, क्योंकि तीनों में आना चाहिए। अब 3 पद है तो तीनों में सार्वगुणनखंड होना चाहिए, मतलब इसमें भी, इसमें भी, इसमें भी। जैसे ये 1 तो सभी में है, अब यहाँ 2 है, यहाँ 2 है, यहाँ है ही नहीं, यहाँ x है, यहाँ x है, यहाँ है ही नहीं, तो उनको नहीं लेना है, तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा यही।
अब यहाँ पे देखिए इसके पांचवा भाग। तो अब हमारे जो गुणनखंड है वो जरा बड़े बड़े होने वाले हैं, तो ध्यान से देखिएगा मेरे दोस्तों। इस 6abc को कैसे लिख सकते हैं हम दोस्तों? तो इस 6abc को हम कैसे लिखेंगे, एक एक पद करके लिखना हमको। 6abc, तो 6 के अगर हम अभाज्य गुणनखंड करते हैं तो 6 सबसे पहले 2 से डिवाइड हो जाएगा, 2 3 6, फिर 3 एकम 3। समझ में आ गया मेरे दोस्तों? तो हम क्या करेंगे इसको, यहाँ पे देखो 6 को लिख रहा हूं मैं क्या, 2 गुणा गया 3 गुणा गया, इस ए बी सी को कैसे लिख सकता हूं मैं, ए गुणा गया बी गुणा गया सी। इसके बाद हमारे पास ये 24 क्या है हमारे पास, 24 ए और बी की घात 2 या बी स्क्वायर कह सकते हैं हम इसको। अब हमको इस 24 के अभाज्य गुणनखंड करने हैं। तो 24 के हम अभाज्य गुणनखंड कर देंगे। सबसे पहले हम 2 से कर देंगे, तो 2 एकम 2, 2 दूनी 4, फिर 2 छके क्या हो जाएगा 12, फिर 2 तिया हो जाएगा 6, फिर अब ये 3 से जाएगा तो 3 एकम 3। ये आपको सीखना है मेरे दोस्तों। तो इस 24 को कैसे लिख सकता हूं मैं, 2 गुणा गया 2 गुणा गया 2 गुणा गया 3। क्या लिख सकता हूं मैं, 2 गुणा गया 2 गुणा गया फिर 2 है यहाँ पे एक और, 2 गुणा गया 3। ठीक है, ये मैंने कर दिया। अब यहाँ पे पीछे से क्या है ए, तो ए को हम ए ही रहने देंगे, गुणेंगे यहाँ पे क्या हो जाएगा, बी की घात 2 है, यानी कि ये हो जाएगा बी गुणा गया बी। बी की घात 2 का मतलब कितने बार गुणा है, 2 बार गुणा है। इसके बाद एक पद और है हमारे पास 12 ए स्क्वायर बी। क्या है यहाँ पे, 12 ए स्क्वायर बी, या ए की घात 2 और बी कह सकते हैं। तो 12 के हमारे पास अगर हम अभाज्य गुणनखंड करेंगे तो दोस्तों ये आ जाएगा 2 दूनी 4 तिया 12। ऐसे भी आना चाहिए आपको, नहीं तो इसका गुणनखंड कर देना यहाँ पे जैसे अभाज्य गुणनखंड मैंने करा था। अब ए का घात, ए की घात 2 या ए स्क्वायर हम इसको क्या लिख सकते हैं, गुणा गया ए गुणा गया ए, और यहाँ पे बी है तो ये गुणा गया क्या कर देंगे हम, बी कर देंगे। अब सार्वगुणनखंड क्या हो जाएगा मेरे दोस्तों, तो सार्वगुणन आपको लिखना है ये, सार्वगुणनखंड हो गया हमारे पास। ध्यान से देखेंगे आप लोग, यहाँ भी 2 है, यहाँ भी 2 है, यहाँ भी 2 है, तो एक तो 2 आ जाएगा। तीनों में से एक ही आएगा, मतलब 2 2 2 3, यानी कि आपने 3 बार नहीं लिखना है, जो तीनों में होगा उसको एक बार लेना है। अब यहाँ में देखिएगा, यहाँ पे 3 है, यहाँ पे भी 3 है, यहाँ पे भी 3 है, तो आगे आ जाएगा हमारे पास 3। अब यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे ए है, यहाँ पे भी ए है, यहाँ पे भी ए है, तो ये गुणा गया आ जाएगा हमारे पास ए गुणा गया, यहाँ पे हमारे पास बी है, यहाँ पे भी बी है, यहाँ पे भी बी है, तो ये बी आ जाएगा। बाकी ये सी यहाँ है तो सी और जो वो नहीं है, और बाकी जो ये छोड़ गए तो उनको छोड़ देना। सार्वगुणनखंड जो तीनों में उपलब्ध हो। अब इनके हम गुणा कर देते तो 2 3 6, और तो ये 6 आ जाएगा। यहाँ पे ए है, ये 9 नहीं है, ये ए है, तो ये हो जाएगा 6ab, और यही हो जाएगा हमारा दोस्तों आंसर। यहाँ पे ये छठवां भाग दिया गया है, 16x की घात 3, एक पद ये है, फिर एक पद है -4x की घात 2, फिर एक पद ये है 32x। तो इस 16x की घात 3 को हम कैसे लिख सकते हैं दोस्तों, 16x की घात 3 बराबर क्या हो जाएगा, 16 के अभाज्य गुणनखंड होते हैं 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16। अभाज्य गुणनखंड करने हैं आपको। हाँ, अब ये x की घात 3 का मतलब क्या हो जाएगा दोस्तों, ये 3 बार गुणा होगा, 1 2 और 3। जो ये घात है ना, ये मतलब ये x 3 बार गुणा है। अब ये -4x की घात 2 को कैसे लिखेंगे हम, ध्यान से लिखेंगे, -4x की घात 2 बराबर, इस -4 को हम ऐसे लिख सकते हैं, देखो 4 के अभाज्य गुणनखंड करेंगे तो सबसे पहले तो हम -1 रख देंगे, यहाँ पे a को बाहर निकाल देंगे मेरे दोस्तों। फिर गुणा गया इसमें क्या कर देंगे, 2 गुणा गया 2, क्योंकि हमको इसमें ना माइनस में आपको दिक्कत आएगी, फिर आप जगह -2 2 भी हो सकता है ये, तो ये -4 को हम ऐसे भी तो लिख सकते हैं क्या, कि 2 दूनी क्या हो जाएगा, ये 4, फिर 2 एकम क्या हो जाएगा, यहाँ पे 2 हो जाएगा, इस माइनस को फिलहाल छोड़ दो, और फिर से 1 एकम 1 भी हो जाएगा। तो 4 का हम 1 गुणा गया 2 गुणा गया 2 तो लिख ही सकते हैं ना। अब इस 1 को हम माइनस कर देंगे, क्यों, क्योंकि ये माइनस में है, तो इसलिए हम 1 को क्या रख देंगे, माइनस में रख देंगे। ये थोड़ा ध्यान रखना है आपको। तो इसकी गुणा करेंगे हम तो क्या हो जाएगा, 2 दूनी 4 और 4 एकम 4, तो माइनस प्लस क्या हो जाएगा, माइनस आ जाएगा मेरे दोस्तों। समझ में आ गया। फिर यहाँ पर हम गुणा कर देंगे, यहाँ पे ये x 2 बार होगा, यानी कि x गुणा गया x, क्योंकि x की घात 2 है। अब इस 32 को देख लेते हैं, तो 32 गुणा गया x बराबर, 32 की अभाज्य गुणनखंड करना आना चाहिए भैया मेरे दोस्तों आपको। तो 32 के भी अभाज्य गुणनखंड बहुत आसान है, 2 ही होता है इसका। तो क्या हो जाएगा, 2 एकम 2, 1 बचा 12, 2 छके 12, फिर क्या हो जाएगा, 2 अट्ठे 16, फिर क्या हो जाएगा, 2 चौके 8, फिर क्या हो जाएगा, 2 दूनी 4, क्या हो जाएगा, 2 एकम 2।
जहां पर हमको जरूरी नहीं है वहां पर हम एक को नहीं लेते हैं, जहां पर हमको जरूरी है वहां पर हम एक को लेते हैं। जैसे 4 - 4 में एक लेना जरूरी था क्योंकि इस माइनस को हमको अलग करना था तो वो ले लिया हमने। बाकी एक सब में होता है, जरूरी नहीं है उसको लेना ही लेना, जरूरी तब है जब हमको समस्या आती है। तो 32x को क्या लिख सकते हैं हम, 1 2 3 4 5, यानी कि 5 बार 2 है ये, 1 2 3 4 और 5, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32। अब यहाँ पे हमारे पास x है तो इस x को हम यहाँ पे अलग से रख सकते हैं। अब क्या लिखना है, सार्वगुणनखंड, यानी कि तीनों पदों में हमारे पास जो सार्वगुणनखंड, इसको उभयनिष्ठ भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, उभयनिष्ठ भी बोलते हैं। तो सार्वगुणनखंड कैसे ढूंढना है, देखो यहाँ 2 है, यहाँ भी 2 है, यहाँ भी 2 है, तो एक तो हमारे पास आ जाएगा 2, गुणेंगे आप। अब यहाँ पे देखो यहाँ भी 2 है, यहाँ भी 2 है, यहाँ भी 2 है, तो एक 2 ही आ जाएगा, गुणेंगे आप। अब देखो यहाँ 2 नहीं है तो और जगह देखने की जरूरत नहीं है, यहाँ पे 2 ही 2 है दोस्तों हमारे पास। अब यहाँ पे देखो एक x ये है, एक x ये है, एक x ये है, तो तीनों में x x है तो ये x हो जाएगा हमारे पास। अब यहाँ x है ही नहीं तो और जगह हमको देखने की जरूरत नहीं है, तो हमारे पास इसका उत्तर आ जाएगा 2 दूनी 4 और 4 गुणा x बराबर 4x, और यही हो जाएगा हमारा आंसर, हमारा उत्तर। तो प्यारे साथियों, इसमें भाग 7वां दिया गया है 10 PQ, 20QR, 30RP। तो 20Q के हम क्या अभाज्य गुणनखंड कर देते हैं, 10PQ के अभाज्य गुणनखंड हो जाएंगे दोस्तों हमारे पास, क्या हो जाएंगे, 2 × 5 = 10, गुणा गया यहाँ पर पे और गुणा गया यहाँ पे क्यू। अभाज्य गुणनखंड मैंने सिखा दिया आप लोगों के लिए। अब यहाँ हो जाएगा हमारे पास 20QR, तो 20 को क्या लिख सकते हैं हम, यहाँ पर लिख सकते हैं 2 दूनी 4 पंजी 20, गुणा गया क्यू है तो यहाँ पे क्यू आ जाएगा और आर है तो यहाँ पे आर आएंगे, गुणा कर देंगे। अब ये 30 को हम क्या लिख सकते हैं, 30RP बराबर हो जाएगा, 30 के गुणनखंड कैसे करेंगे, देखो ध्यान से, 2 और यहाँ पे 3 6 और यहाँ पे पंजे 30, गुणा गया आर और गुणा गया यहाँ पे क्या करेंगे पी। 30 का मैं कर देता हूँ यहाँ पर आपके लिए गुणनखंड, अभाज्य अभाज्य संख्याओं से करना है, तो 2 एकम 2, 2 पंजे 10, फिर यहाँ पर जाएगा 3, क्योंकि 2 से कटेगा नहीं, तो 3 पंजे 15 और 5 एकम 5, तो 30 को हम लिख सकते हैं 2 × 3 × 5, मैंने लिख दिया 2 × 3 × 5, आर की जगह पे आर गुणा गया पी। अब यहाँ पे दोस्तों सार्वगुणनखंड देखो, इसके जो सार्वगुणनखंड आएंगे, सार्वगुणनखंड मेरे दोस्तों, तो ध्यान से दिखना है, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 2 है, तो एक 2 आ जाएगा, गुणेंगे आप। देखो यहाँ पे सीधे आप 5 है तो क्या 5 तीनों में बिल्कुल है, यहाँ भी 5 है, यहाँ भी 5 है, यहाँ भी 5, तो एक 5 आ जाएगा। इसके बाद यहाँ P है, यहाँ P है ही नहीं, देखने की जरूरत नहीं है, यहाँ Q है, यहाँ Q है, यहाँ Q है ही नहीं, तो देखने की जरूरत नहीं है। इसका मतलब इसका आंसर आ जाएगा हमारे पास 10, और यही है हमारा आंसर। तो दोस्तों प्रश्न नंबर 1 का ये 8वां भाग दिया गया है। ये प्रश्न नंबर 1 का लास्ट प्रश्न है, ध्यान से देखेंगे आप, क्या लिखा गया है, 3x2 y3, तो क्या करेंगे हम, सबसे पहले लेंगे 3x2 y3, तो इसके जो अभाज्य गुणनखंड हो जाएंगे, तो 3 का क्या होगा मेरे दोस्तों, यहाँ पर देखिए समस्या आने वाली है अब आप लोगों के लिए, क्या आने वाली है, 3 को क्या लिख सकते हैं हम, इसको लिख सकते हैं 1 गुणा गया 3 बराबर 3, एक की जरूरत हो सकती है नहीं भी हो सकती है, x2 बराबर क्या हो जाएगा, ये x गुणा गया x हो जाएगा, और गुणा गया y3 का मतलब y गुणा गया y, ये तो हो गया हमारा इसका। अब ये इसको देख लेते हैं हम, क्या लिखा हुआ है, 10x3 और y2, तो 10 को क्या लिख सकते हैं हम, 10 को लिख सकते हैं हम 2 गुणा गया 5, तो 2 पंजे क्या हो जाएगा 10, गुणा गया x को 3 बार गुणा करेंगे, x गुणा गया x, y को हम 2 बार गुणा कर देंगे क्योंकि y2 है तो y गुणा गया y। इसके बाद हमारे पास यहाँ पे है 6x2 y2, और यहाँ पे हो जाएगा z। तो 6 को क्या लिख सकते हैं, हम लिख सकते हैं 2 3 6, ठीक है मेरे दोस्तों। अब ये x है तो 2 बार होगा, x गुणा गया x 2 बार है, y भी 2 बार है तो 2 बार लिख दो, y गुणा गया y, यानी कि स्क्वायर का मतलब यानी कि घात 2 का मतलब 2 बार गुणा। अब जड़ यहाँ पर अकेला है तो इसको जड़ रहने दो। अब हमको इसमें ढूंढना है सार्वगुणनखंड, क्या ढूंढना है दोस्तों, सार्वगुणनखंड। सार्व का मतलब होता है जो सभी में है, जो सभी में उपलब्ध है वही सार्वगुणनखंड है। अब यहाँ पे देखो एक तो सभी में ही होता है, तो एक लो चाहे ना लो कोई दिक्कत नहीं है वहां पे, क्योंकि यहाँ पे 3 के साथ कोई था नहीं तो मतलब 1 गुणा गया 3 कर दिया। अब दोस्तों यहाँ पे 3 है, तो यहाँ 3 कहीं है ही नहीं, तो ये तो नहीं आने वाला है, यहाँ है लेकिन यहाँ तो नहीं है ना, 3 नहीं ले सकते हैं। तो यहाँ पर देखो यहाँ पे क्या है, एक x है, यहाँ पे भी एक x है, यहाँ पे भी एक x है, तो एक तो हो जाएगा हमारे पास x।
उसके बाद यहाँ पे एक x और है, यहाँ पे भी है और यहाँ पे भी है, तो एक तो आ जाएगा हमारे पास फिर x, यानी कि x आ जाएगा। अब यहाँ पर देखो, यहाँ पे है हमारे पास y, यहाँ पे भी है हमारे पास y और यहाँ पे भी है हमारे पास y, तो एक आ जाएगा हमारे पास y। अब यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे एक y यहाँ पे है, एक y यहाँ पे है, एक y यहाँ पे है, तो यहाँ पे एक और y आ जाएगा। अब यहाँ y है, यहाँ y है, तो यहाँ तो है ही नहीं, यहाँ तो z है, यहाँ के y सब आ गए। तो सारा गुणनखंड आगे हमारे पास x से गुणा गया, x से बराबर क्या हो जाएगा, ये x स्क्वायर लिख सकते हैं मेरे दोस्तों इसको, x स्क्वायर गुणा गया, यहाँ भी y है, यहाँ भी y है, तो ये हो जाएगा हमारे पास y स्क्वायर। और दोनों को अगर हम क्या करते हैं, इसको पुनः समूहन कर दें, इन्हें रीग्रुप करते हैं इसको, तो ये हो जाएगा हमारे पास एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर, और यही आ जाएगा हमारा आंसर। तो दोस्तों उम्मीद करता हूं आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, ये प्रश्न भी आपके समझ में आया होगा। तो अगर प्रश्न समझ में आए हैं तो वीडियो को लाइक, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दें। इसके बाद हम अगले वीडियो में मिलते हैं प्रश्न नंबर 2 में।